हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल के सबसे क्रूशियल टॉपिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। दोस्तों, अगर हम आजकल देखें तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हर ओर जिधर देखो वहीं हम इलेक्ट्रिसिटी और उससे रिलेटेड चीज़ों से घिरे हैं। पर जितनी इलेक्ट्रिसिटी हमें सुविधा देती है, लापरवाही होने पर उतनी ही खतरनाक भी हो जाती है। दोस्तों, एक फ्रेज है जो कि बहुत ही कॉमन है कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। तो आइए इसी के साथ हम अपने वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस क्रिटिकल टॉपिक को मैंने 2 वीडियो लेक्चर्स में ब्रेक किया है। फर्स्ट पार्ट में हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के एस्पेक्ट जैसे इलेक्ट्रिकल शॉक, उसके रीज़न, उसकी सीवियरिटी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, सीपीआर और इलेक्ट्रिकल डूज और डोंट्स के बारे में बात करेंगे। और सेकेंड पार्ट में हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और ह्यूमन सेफ्टी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स जैसे फ्यूज, एमसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी और आरसीबीओ के बारे में जानेंगे और उनकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड और उससे होने वाले एक्सीडेंट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के महत्व को खुद ब खुद बयां करते हैं। एनसीआरबी के हिसाब से, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 2017 में लगभग 12,000 और 2018 में लगभग 12,154 नंबर ऑफ डेथ केवल इलेक्ट्रोक्यूशन, बिजली के शॉक लगने की वजह से हुई हैं। और इसी क्रम में अगर आगे बढ़े तो 2017 में 1886 और 2018 में 1970 नंबर्स ऑफ फायर इंसिडेंट केवल इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से हुए हैं। वैसे अगर जनरली आप देखो, कभी भी किसी न्यूज़ में देखो, कहीं सुनो आपकी किसी ऑफिस में आग लग गई, बिल्डिंग में आग लग गई, तो प्राइमा फेसी शक किस पे जाता है? इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया होगा भाई वहाँ पर। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल शॉक या बिजली का झटका लगता क्यों है। तो अगर इसके लिए हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल की एक सिमिलर एनालॉजी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रेशर के डिफरेंस से वाटर फ्लो करता है। ऊपर है पानी और नीचे का प्रेशर कम होता है, ऊपर का प्रेशर ज़्यादा। पानी की टंकी ऊपर रहती है छत पे और वहाँ से पानी नीचे आता है, तो प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पानी फ्लो करता है। उसी तरह से करंट भी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है। अगर वोल्टेज V1 ज़्यादा है V2 से, तो करंट V1 से V2 की तरफ फ्लो करेगा। सिमिलर, जैसे प्रेशर के डिफरेंस से पानी फ्लो करता है, वैसे ही वोल्टेज के डिफरेंस से करंट फ्लो करती है। अगर इस एनालॉजी को समझ लेते हैं तो अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल शॉक क्यों लगता है। तो इलेक्ट्रिकल शॉक भाई तब लगता है जब हमारी बॉडी इलेक्ट्रिकल करंट का पाथ बन जाए, मतलब हमारी बॉडी से होकर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर जाए। कैसे फ्लो करेगा? जैसे फॉर एग्जांपल, हम घर में जो सप्लाई आती है, एक फेस आता है और एक न्यूट्रल आता है, 2 तार आते हैं, ठीक है। फेस का वायर है, न्यूट्रल का वायर। अगर ये दोनों तार हमने छू लिए एक साथ, तो क्या होगा? हमारी बॉडी के अक्रॉस एक वोल्टेज डिफरेंस, 220 वोल्ट घर में सप्लाई आती है, 220 वोल्ट का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और हमें झटका लगेगा। और क्या रीज़न हो सकते हैं शॉक लगने के? हम एक लाइव वायर टच कर लें, मतलब एक एनर्जाइज वायर टच कर लें जो कि 220 वोल्ट का फेस है, और हमारी बॉडी या हमारा कोई दूसरा बॉडी का पोर्शन, पैर है, नंगे पैर है हम लोग, वो जमीन पे हो, ग्राउंड पे हो। ग्राउंड क्या होता है? लगभग ग्राउंड 0 मानते हैं हम लोग। तो 0 और 220 के बीच में फिर से पोटेंशियल डिफरेंस हुआ और हमें शॉक लगेगा। अगर हमने एक तार एनर्जाइज वायर छू लिया और दूसरा हमारा ग्राउंड पे टच हो गया, बॉडी का कोई भी पार्ट, तो हमें शॉक लगेगा। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर हमने कोई फॉल्टेड इक्विपमेंट, कोई इक्विपमेंट था, प्रेस था, फ्रिज था, कूलर था, उसकी बॉडी पे इंसुलेशन फेलियर होने की वजह से फेस टच हो रहा था, तो अगर उस इक्विपमेंट को टच कर लिया हमने और हमारा पैर या दूसरा कोई बॉडी का पार्ट किसी और मेटल ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है या ग्राउंड को टच कर रहा है, तो हमें शॉक लग जाएगा। दोस्तों, आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक की जो सीवियरिटी होती है वो किस पे डिपेंड करता है। कैसे पता चलेगा कितना खतरनाक शॉक लगा है? ये हल्का शॉक है या गहरा शॉक है या बहुत ही ज़बरदस्त शॉक है, ये कैसे पता चलता है? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो वोल्टेज लेवल ऑफ द सर्किट। सर्किट का वोल्टेज कितना है? जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही खतरनाक शॉक लगेगा, क्योंकि हमें पता है ओम्स लॉ से V बराबर IR। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है आपकी बॉडी का आपने रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, सिमिलर बॉडी है, आप ही हो,
तो अगर आपका ज़्यादा वोल्टेज के सिस्टम को टच कर लोगे तो ज़्यादा करंट बॉडी से फ्लो करेगा, ज़्यादा ज़बरदस्त शॉक लगेगा। दूसरा हो गया स्किन रेजिस्टेंस। आपकी बॉडी का जो स्किन रेजिस्टेंस है वो उस समय कैसा है। अगर जितना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम आपको शॉक लगने के चांसेस होंगे। जैसे अगर आपकी बॉडी गीली है, नहा के निकले हैं और कोई स्विच छू दिए या कोई भी चीज़ आपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टच किया, तो उस टाइम में आपको शॉक लगने का खतरा सबसे ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट है कितना करंट आपकी बॉडी से होके फ्लो किया। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा बॉडी से उतना खतरनाक शॉक लगा आपको। ज़्यादा एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ज़्यादा खतरनाक शॉक लगेगा आपको। फिर आगे देखते हैं कि अब देखते हैं कि किस करंट ने कौन सा पाथ लिया आपकी बॉडी का। बॉडी के आपके दोनों हाथों से होकर करंट फ्लो किया। आप जो सबसे क्रिटिकल मानते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, हार्ट से होके अगर फ्लो किया आपका करंट, हार्ट से होके अगर फ्लो किया तो सबसे डेंजरस सिचुएशन मानी जाती है। फिर सबसे लास्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी देर तक, कितने टाइम तक आपकी बॉडी से होके करंट फ्लो किया। टाइम मेन क्रूशियल क्या है, कितना ज्यादा करंट फ्लो किया और दूसरा कितने ज्यादा देर तक फ्लो किया, कितने टाइम तक फ्लो किया। ये बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है। तो अगर इन बातों से हम देखें मोटा मोटा तो करंट का अमाउंट और ड्यूरेशन इलेक्ट्रिकल शॉक की इंटेंसिटी को एक्सप्रेस करता है। आइए कुछ बेसिक समझते हैं कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट को हम लोग एम्पियर में नापते हैं, उसकी यूनिट होती है एम्पियर। तो अगर घर में एक सिंपल एग्जांपल को लें कि 100 वाट का जो बल्ब होता है, जब वो पावर अप होता है 220 वोल्ट की सप्लाई से, तो लगभग 0.5 एम्पियर करंट लेता है। काफ़ी कम करंट है, वैसे आपको लग रहा होगा 0.5 तो बहुत ही छोटा करंट है, बट इलेक्ट्रिकल जब हम शॉक सिस्टम की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए हजार्ड की बात कर रहे हैं, तो करंट और ज़्यादा मिनिमम लेवल पर हम लोग चलते हैं। जैसे अगर 1 मिली एम्पियर करंट निकाले तो 1 मिली एम्पियर होता है 1/1000 एम्पियर, मतलब 0.001 एम्प्स। इतना कम करंट होता है 1 मिली एम्पियर। हम मिली एम्पियर में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो मनुष्य के शरीर से फ्लो करने वाला करंट है, अगर वो मिली एम्प्स की रेंज का भी है तो भी उसको बहुत भयंकर शॉक लगता है। आइए इसको एक टेबल के द्वारा समझते हैं। अगर करंट 3 मिली एम्पियर की रेंज का है और हमारी बॉडी से पास कर रहा है तो हमें एक स्लाइट सेंसेशन होगी, बहुत ज़्यादा हमें इसका इफेक्ट नहीं होगा। अगर करंट 10 मिली एम्पियर की रेंज का है तो हमारी मसल्स में हल्का सा खिंचाव महसूस होगा हमें, बट ये भी एकदम टेम्परेरी है। अगर उस टाइम सप्लाई बंद हो गई तो हमें बहुत ईजिली उससे बच जाएंगे। अगर करंट 30 मिली एम्प्स की रेंज का है तो हमारे थोड़ा सा, वैसे तो ये टेम्परेरी चेंज है, अगर तुरंत इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए या सप्लाई ट्रिप हो जाए तो हमें बहुत ज़्यादा परमानेंटली कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये सिचुएशन पहले की सिचुएशन से थोड़ी सी डेंजरस है। 50 मिली एम्प्स की रेंज की अगर हमारे अंदर से करंट फ्लो कर जाती है तो हमारे में चांसेस है वेंटिकुलर फेब्रिलेशन होने की, मतलब हमारे हार्ट का जो पंपिंग साइकिल है और जो पल्स है वो डिस्टर्ब हो जाती है और बहुत ही रिदमिक तरीके से हार्ट हमारा पंप करने लगता है, और ये बहुत ही सिचुएशन फैटल भी हो सकती है। तो ये 50 मिली एम्पियर और उससे ज़्यादा का करंट डेंजरस होता है। फिर अगर बात करें कि अगर बॉडी से 100 मिली एम्प्स या 4 एम्प्स के आसपास का करंट फ्लो करता है तो इसमें वेंटिकुलर फेब्रिलेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये फैटल के एकदम नज़दीक पहुंच जाता है, आदमी फैटल भी हो सकता है इस केस में। और अगर करंट भैया 4 एम्पियर से ज़्यादा है तब तो हार्ट पैरालिसिस होगा, सीवियर बर्न होंगे और निश्चित तौर पे आपको फैटल होने के बहुत बहुत ज़्यादा संभावना है, लगभग 90+ संभावना है कि फैटल होगा। अब आइए समझते हैं कि अगर किसी को शॉक लग जाए और हम वहीं मौजूद हो तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो भाई अगर किसी को सबसे पहले शॉक लगा है तो हमें अगर सप्लाई का नॉलेज है कि कहाँ से सप्लाई बंद करेंगे तो उस बंदे का जहाँ पे से शॉक लग रहा है उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी, तो सबसे पहले जाके हमें तो सप्लाई का सोर्स बंद करना चाहिए। अगर घर की बात करें तो घर का मेन एमसीबी हो गया या घर का मेन स्विच हो गया, जहाँ पे लगा हो मेन स्विच को ऑफ कर दीजिए, एमसीबी को बंद कर दीजिए ताकि सप्लाई बंद हो जाए, तो भैया उसको शॉक लगना बंद हो जाएगा, वो बंदा बच जाएगा। लेकिन अगर कोई जगह अननोन है, आपकी रेस्टोरेंट में है, बाहर हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे हैं, वहाँ पे आपको ये नहीं पता कि सप्लाई कहाँ से है, इसकी सप्लाई कैसे बंद होगी,
तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, बस उस व्यक्ति का संपर्क, जिस लाइव वायर से उसको शॉक लग रहा हो, किसी वायर से लग रहा होगा, किसी इक्विपमेंट से लग रहा होगा, तो उस इक्विपमेंट से उस व्यक्ति का संपर्क हमें काट देना है। कैसे काट देना है? इंसुलेटेड चीज, कोई भी इंसुलेटेड चीज का इस्तेमाल करके, जैसे सूखी लकड़ी हो गई, कार्डबोर्ड हो गया, कोई सूखा कपड़ा हो गया, कुछ भी इस्तेमाल करके बस उस बंदे का आप संपर्क इलेक्ट्रिक सप्लाई से काट दीजिए। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अपने हाथ से विक्टिम को पकड़कर नहीं खींचना है, वरना आपको भी शॉक लगने लगेगा। वो एरोप्लेन में बोलते हैं ना कि पहले अपना मास्क लगाओ फिर दूसरे की हेल्प करो। तो भाई जब खुद बचोगे तभी तो दूसरों को बचा पाओगे। फिर हमें क्या करना है? फिर हमें, अगर हमने जैसे सप्लाई काट दी, फिर हमको बुलानी है हेल्प। अपने आप सब कुछ करना नहीं है, हमको हेल्प कॉल करनी है, दूसरों को बुलाना है, एम्बुलेंस को, रेस्क्यू टीम को, इन सबको बुलाना है। दोस्तों अगर शॉक बहुत ही गंभीर शॉक लगा है तो एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ को आपने बुला तो लिया, लेकिन उनके आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब तक उसके आने में टाइम लगेगा तब तक विक्टिम को बचाने की हमें हर संभव कोशिश करनी है। अगर सपोज विक्टिम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, हम उसको बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, आवाज़ नहीं सुन पा रहा, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो हमें फिर बिना देर किए सीपीआर स्टार्ट कर देना चाहिए, कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर जब तक मेडिकल टीम आएगी तब तक शायद वो व्यक्ति बचे ही ना, अगर हमने सीपीआर स्टार्ट नहीं किया। तो हमें एक कोशिश जरूर करनी है, सीपीआर करना है। दोस्तों सीपीआर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बिना इसको परफॉर्म करना थोड़ा टफ है। बट फिर भी अगर आपको ट्रेनिंग नहीं है तभी भी आप हैंड्स ओनली सीपीआर आप कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें हैंड्स ओनली सीपीआर आपको करना है। इसमें बॉडी पे, जो विक्टिम की बॉडी है उसके चेस्ट पे आपको 100 से 120 टाइम्स 100 से 120 टाइम्स आपको चेस्ट पे कंप्रेशन करने हैं 1 मिनट में, और ये करते रहना है जब तक कि मेडिकल हेल्प ना आ जाए। ये से बोलते हैं हैंड्स ओनली सीपीआर। हैंड्स ओनली सीपीआर ये करते रहना, ये कोई भी बंदा परफॉर्म कर सकता है। इसके लिए सीपीआर की अगर आपकी बहुत विशेष ट्रेनिंग नहीं हुई है तब भी आप हैंड्स ओनली सीपीआर कर सकते हैं। विक्टिम के चेस्ट पे 100 से 120 टाइम्स चेस्ट कंप्रेशन करने 1 मिनट में। और अगर आप सीपीआर ट्रेंड हैं, वेल ट्रेंड हैं, आपको प्रॉपर सीपीआर आता है, तब आप तो प्रॉपर सीपीआर करिए जिसमें कि 2 ब्रेथ और 30 कंप्रेशन की साइकिल्स चलती है। प्रॉपर वो सीपीआर आप दीजिए जब तक कि मेडिकल हेल्प ना आ जाए। दोस्तों देखो, डूबते को तिनके का सहारा होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने इस तरह से गिर जाए, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, तो हम जो कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए, शायद हम किसी की लाइफ बचा लें। उसके बाद क्या करना है? अगर उस व्यक्ति को कोई बर्न इंजरी हो गई है इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई बर्न इंजरी हुई, तो उसको हमें उसका फर्स्ट एड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और ध्यान देनी है कि अगर हमें स्थिति का पूरा ज्ञान हो चुका है कि कहाँ पे वो वायर था, यहाँ पे कहाँ पे इंसिडेंट साइट थी, वहाँ पे अगर लाइव वायर अभी भी मौजूद है, तो उसके आसपास हमें किसी अनस्किल्ड पर्सन को, किसी बच्चे को, किसी बूढ़े आदमी को, इस तरह के लोग को वहाँ पे नहीं आने देना है, बल्कि उनको सूचना देते रहना कि भैया देखो यहाँ पर तार गिरा हुआ है, यहाँ ना आओ, यहाँ से दूर रहो। इस तरह की चीज़ें हमको बताते रहना चाहिए, क्योंकि भाई ये भी हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि एक बंदे को तो शॉक से हमने बचा लिया, औरों को शॉक ना लग जाए। तो जब तक वो सिचुएशन पूरी तरीके से सॉल्व ना कर दी जाए, कोई आके उसको सही ना कर दे, तब तक अगर हम वहाँ मौजूद हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगर इलेक्ट्रिक फायर हो जाती तब क्या करना है? तो सबसे पहली बात वही कि अगर हमें सप्लाई पता है कि कहाँ से सप्लाई है तो उसको सप्लाई को स्विच ऑफ कर दीजिए। और अगर हमें नहीं पता है तो कभी भी, चाहे हम स्विच ऑफ कर पाएँ चाहे ना कर पाएँ, हमें कभी भी पानी से इलेक्ट्रिसिटी की आग को नहीं बुझाना है, कभी भी नहीं बुझाना है। तो करना क्या है? चाहे तो कार्बन डाइऑक्साइड का या ड्राई केमिकल पाउडर का, इन दोनों का फायर एक्सटिंग्विशर डाल सकते हैं हम आग के ऊपर। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब अग्निशमन यंत्र हम लोग डाल सकते हैं, रेड कलर का आप लोगों ने देखा होगा। तो CO2 का या ड्राई केमिकल पाउडर का एक्सटिंग्विशर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल फायर में। अब दोस्तों इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में बात कर लेते हैं।
हमें कहीं पे भी कोई भी इलेक्ट्रिक वायर या सर्किट दिखे तो हमें उसे एज्यूम करके चलना है कि वो लाइव है, भले चाहे चालू हो चाहे ना चालू हो। हमको ये मान के रखना है कि ये चालू है और उसे टच नहीं करना है। हम कोई भी फिजिकल इक्विपमेंट, कोई भी इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे हम ड्रायर यूज़ कर रहे हैं, प्रेस यूज़ कर रहे हैं, कोई भी सामान यूज़ कर रहे हैं, कोई भी हैंड हेल्ड सामान यूज़ करने जा रहे हैं, कोई पोर्टेबल ट्रिमर यूज़ कर रहे हैं जिसमें लगातार सप्लाई देनी होती है, बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, कोई भी चीज़ है, तो सबसे पहले उस इक्विपमेंट की फिजिकल जांच कर लेनी चाहिए कि भैया केबल कटी वटी तो नहीं है, बॉडी डैमेज तो नहीं है, प्लग टॉप खराब तो नहीं है, सॉकेट लूज तो नहीं है। ये सब चीज़ों की जांच करने के बाद ही हमें उस इक्विपमेंट को यूज़ करना चाहिए। अगर हम किसी इक्विपमेंट पे काम करने जा रहे हैं तो उसकी सप्लाई को प्रॉपरली आइसोलेट कर लेना चाहिए। जैसे सपोज पंखे की क्लीनिंग करने जा रहे हैं, पंखे का स्विच दूसरे रूम में, पंखा दूसरे रूम में लगा हुआ है, तो पंखे को प्रॉपरली बंद करिए, 2-4 लोगों को आप बताइए, उस पर अगर आप कोई स्टिकर चिपका सकते हैं तो उस पर स्टिकर चिपका दीजिए कि फैन पे काम हो रहा है कोई, वरना आप इस कमरे में पंखा पे काम कर रहे हैं, दूसरा कोई आके उस कमरे से हो सकता है स्विच ऑन कर दे, तो उसमें बहुत रिस्क हो सकती है। अगर आपने पंखा खोल रखा है और तार आपको टच कर गया तो शॉक लग सकता है, वरना पंखा घूम गया तो भी एक हज़ार्ड है। इसके अलावा कोई भी स्विच को गीली कंडीशन में नहीं ऑपरेट करना है। जैसे सपोज आप बाथरूम गए थे, नहा के आए और आपने तुरंत ही स्विच ऑफ करने लगे, तो भाई पावर सेविंग जरूरी है, लेकिन पावर सेविंग का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को ही ऑफ कर ले आदमी। गीले हाथ से आपने स्विच ऑफ किया और उसी टाइम आपको शॉक लग गया तो आदमी की बॉडी ऑफ हो गई। तो इसके बाद बात करते हैं अगली चीज़ों के, कि कभी कोई केबल ऐसी यूज़ नहीं करनी है जिसमें कटफट हो, कोई कटी हुई केबल हो, कोई कॉर्ड हो, वायर हो, कोई भी जिसमें कट लगे हों, वो वायर हमको यूज़ नहीं करने हैं। कुछ लोगों की प्रैक्टिस होती है कि वो प्लग 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 जो निकालते हैं सॉकेट में से, वो वायर खींच के निकालने लगते हैं। चार्जर है, चार्जर की केबल से खींच के चार्जर को निकालने की कोशिश करते हैं, इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं। ये बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है। कभी कोई तार टूट के हाथ में आ जाएगा, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी तो चालू ही है, सप्लाई चालू है, वहाँ से तार टच हो गया बॉडी में तो शॉक लगने के चांसेस हैं। आप प्रॉपरली जाइए, वहाँ पे स्विच ऑफ करिए और टॉप को पकड़ के बाहर निकालिए सॉकेट में से, ऐसे खींच के मत निकालिए, ये बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। और इसी के साथ जो ये डूज एंड डोंट में अगला है कि अगर आपने देखा किसी की बॉडी इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ टच में आ गई, तो जैसे हम लोगों ने पहले बात की थी, तो अगर हम सप्लाई बंद कर सकते हैं तो सप्लाई बंद कर दें, नहीं तो उस पर्सन को किसी इंसुलेटेड चीज़ की मदद से इलेक्ट्रिकल सप्लाई से उसका संपर्क काट दें। कभी भी कोई भी हजार्डस केमिकल या फ्लेमेबल आइटम जो है वो इलेक्ट्रिकल के अप्लायंसेस के आसपास या इलेक्ट्रिकल डीबी या इलेक्ट्रिकल की जहाँ पे मेन सप्लाई आई हो वहाँ पे स्टोर ना करें। हमेशा जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको इस्तेमाल करने के बाद हमेशा उसको स्विच ऑफ कर दें। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे 2 फायदे होंगे। एक तो पावर सेविंग होगी आपकी, और दूसरा अगर कोई हजार्ड का चांसेस भी बहुत कम हो जाएगा। अगर सप्लाई बंद रहेगी तो उस इक्विपमेंट से होने वाला हजार्ड भी नहीं होगा। अगर कभी हम लोग अगली बात करते हैं, अगर हम लोग के घर में कभी भी एलपीजी गैस का रिसाव महसूस हो रहा है, हमें जो हमारी खाना बनाने वाली गैस है वो महक रही है, वो लीक हो रही है, तो उस टाइम में हमें ना कोई स्विच उस टाइम में ऑन करना है ना ऑफ करना है। हमें करना क्या है, हमें धीरे धीरे दरवाजे खिड़कियां सारी खोल देनी है, बाहर निकल आना है घर से और इमरजेंसी टीम को इन्फॉर्म कर देना है कि भाई इस तरह से गैस का रिसाव हो रहा है, आप आइए और इसको टेक केयर करिए। क्योंकि वहाँ पर उस सिचुएशन में हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है कि जाएंगे हम सब कुछ कर लेंगे, शायद वो सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, इसलिए हमको प्रॉपर लोगों को इन्फॉर्म कर देना है, दे विल टेक केयर। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल के अप्लायंसेस हैं, जो जैसे कूलर हो गया, हीटर हो गया, एसी हो गया, आयरन हो गया, इन सब में 3 पिन टॉप का यूज़ करना चाहिए। तीसरा जो इसमें वायर होता है वो अर्थिंग के लिए होता है और ये बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों अब इसी के साथ हम अपने वीडियो लेक्चर के पार्ट 1 को समाप्त करते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही इलेक्ट्रिकल ज्ञान के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान फॉर यू को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के पार्ट 2 जो फ्यूज़, एमसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी और आरसीबीओ के बारे में है, उसको देखना ना भूलें। थैंक्स एंड बाय।